हाँ, क्रॉसेस बिटवीन द प्लांट्स ऑफ द सेम वेराइटी इज कॉल्ड, एक समान किस्म के बीच संकर कहलाता है। बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए? के बीच संकर कहलाता है। यहां पर क्वेश्चन में ही आपको बोल दिया है कि क्रॉसेस बिटवीन द प्लांट ऑफ सेम वेराइटी इज कॉल्ड। सेम वेराइटी यहां पर क्या है? वेराइटी सेम है। क्लियर? तो सेम वेराइटी के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इसको कहा जाता है अंतरा प्रजातीय संकरण। क्लियर? क्या बोलेंगे इसको? अंतरा प्रजातीय संकरण। इस चीज को ध्यान रखना। यहां पर अगर हम देखें तो पहला आपका इंटर स्पेसिफिक, मतलब इंटर मतलब होता है बीच में, स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? जाति। अगर दो जातियों के बीच में अगर हम अलग अलग, अगर दो जातियां हैं डिफरेंट, अगर स्पीसीज है, उनके बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तब हम उसको क्या कहेंगे? इंटर स्पीसीज। दूसरा यहां पर है इंटर जेनेरिक। अगर दो जीनस के बीच में, दो वंशों के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तब हम उसको कहेंगे इंटर जेनेरिक। नेक्स्ट इंटर वेराइटल। अगर दो अलग अलग किस्मों के बीच में अगर क्रॉस कराते हैं तब हम उसको इंटर वेराइटल कहेंगे। लेकिन यहां आपका जो एक ही किस्म के बीच में आपने क्या कराया है? क्रॉस कराया है, तब हम इसको कहेंगे इंट्रा वेराइटल, अंतरा जातीय, अंतरा प्रजातीय संकरण। तो बिल्कुल अधिकतर लोगों का करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी सी दिया है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अब यहां पर कुछ चीजें और हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहां टर्मिनोलॉजी बताई थी। क्लियर? इंटर स्पेसिफिक, तो इंटर स्पेसिफिक मैंने आपको बताया है दो अलग अलग जातियों के बीच, स्पीसीज के बीच। आप सभी को पता है वर्गीकरण या टेक्सोनोमी की सबसे छोटी यूनिट जो है वो है स्पीसीज या जाति। तो दो अलग अलग जातियों के बीच में, अलग अलग स्पीसीज के बीच में अगर हम क्रॉस कराते तब हम उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक जब हम एक ही वंश की दो अलग अलग क्रॉप्स के बीच में, वंश एक है, उसका जीनस एक ही है, लेकिन उन दोनों एक ही वंश की दो अलग अलग फसलों के बीच में अगर हम क्रॉस कराते तब उसको कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर जेनेरिक अभी मैंने आपको बताया, अगर दो अलग अलग जीनस के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं, जीनस मतलब जाति, दो अलग अलग जीनस के बीच में वंश, क्लियर? दो अलग अलग वंशों के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तब हम उसको क्या कहेंगे? इंटर जेनेरिक। और इंट्रा जेनेरिक जब हम एक ही वंश के बीच में दो अलग अलग फसलों में क्रॉस कराते हैं तब उसको कहा जाता है इंट्रा जेनेरिक। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना, ये बहुत काम की है। चलो ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ, हेट्रोसिस इज, विषय बीजाणुता है। क्लियर? जब भी ऐसा क्वेश्चन में अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप इंग्लिश वाले को देख लिया करो, इंग्लिश में क्या बोला गया है। जो इंग्लिश में बोला गया है उसी को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी आप अधिकतर क्या होता है, हिंदी में इनके जो नाम होते हैं थोड़े टफ होते हैं, समझ में नहीं आते, लेकिन इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। फटाफट आंसर दो भैया, आपके क्या होने चाहिए। अब यहाँ पर मैंने पिछले वीडियोस अगर आपने मेरे देखे हो तो मैंने वहाँ हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ाई थी, हाइब्रिड भी पढ़ाया था, साथ ही साथ आपको ये भी बताया था कि हाइब्रिड क्या होता है और हाइब्रिड को हम हाइब्रिड विगर कब कहेंगे। तो यहाँ पर जिन्होंने भी बी वाला आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों है मैं बताऊंगा अभी आपको। क्लियर? तो बी आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको समझाने के लिए मैंने आपको सीधा सा बताया था कि अगर एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बोना, क्लियर, दो पौधों के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं, अब ये होमोजाइगस है दोनों, तो इनके गैमेट एक एक बनेगा। ये बना F1 या जिसको हम हाइब्रिड बोलेंगे। ये हाइब्रिड अगर अपने जनक से अच्छा हो या हमारे हिसाब से वांछनीय गुण अगर इसके अंदर हो, जो आपको चाहिए वो प्रॉपर्टीज अगर इनके अंदर हो, तब हम ऐसे संकर या हाइब्रिड को क्या कहेंगे? ऐसे हाइब्रिड को हाइब्रिड विगर कहेंगे। आए ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। तो हेट्रोसिस बोलो या हाइब्रिड विगर बोलो, क्लियर? मीन्स माता पिता से अगर संतान अच्छी है, संतान के अच्छे गुण हैं, तब ऐसी स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे? हाइब्रिड विगर कहेंगे या संकर ओज। क्लियर? संकर ओज का ही दूसरा नाम है हेटेरोसिस। मैं बता रखा हूं आपको, पिछले लेक्चर जो थे उसमें मैंने आपको बताया था हेटेरोसिस, संकर ओज क्या होता है, ध्यान रखना। चलते हैं हम, कुछ डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस आप क्लियर कर लेना भैया।
चलो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल जो है बारीकी से समझना इन डेफिनेशंस को। क्लियर। यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन आपकी जो है हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में इसको कहा जाता है संकरण। क्या बोलते हैं? संकरण। तो संकरण क्या है? अगर अनुवांशिक रूप से दो भिन्न जीव हैं, कोई से ऐसे दो जीव हैं जो जेनेटिकली क्या हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। क्लियर। तब उनके बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे तब हम उसको संकरण कहेंगे। आया ना समझ में? तो संकरण अगर मैं सीधा बताऊं तो अभी मैंने आपको बताया था, जैसे एक जीव है, एक पौधा शुद्ध लंबा है जिसके अंदर लंबेपन का जीन है कैपिटल टीटी, दूसरा जो है वो है शुद्ध बोना, इसके अंदर स्मॉल टीटी जीन है। यहां पर अगर आप देखो तो इसका गैमेट कैपिटल टी, इसका गैमेट स्मॉल टी बनेगा। क्लियर। इन दोनों के क्रॉस से क्लियर ये जो संतान बन रही है जिसको हम F1 जनरेशन कहेंगे, ये F1 जनरेशन ही क्या है? यह है संकर, और इस क्रिया को ही हम क्या कहेंगे? इस क्रिया को कहेंगे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। तो अनुवांशिक रूप से दो भिन्न जीवों के बीच में जो क्रॉस होता है उसी को संकरण कहेंगे या हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। दूसरा हाइब्रिड, तो सीधी सी बात है, यहां पर आपको सीधा है कि अनुवांशिक रूप से दो भिन्न जीवों के बीच में क्रॉस होने से जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है उसी को कहेंगे संकर या हाइब्रिड। आए ना समझ में? संकर पौधा हमेशा कैसा होता है? हेटेरोजाइगस होता है। कैसा? हेटेरोजाइगस, मतलब इसमें जो किसी जीन के जो दोनों एलील होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर ये हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर, तो हाइब्रिड विगर भी यही से समझ में आ जाएगा। ये जो F1 जनरेशन है, अगर अपने माता और पिता इन दोनों से क्या हो, अगर अच्छी हो, अच्छे गुण अगर इसके अंदर हो, तब हम इसको क्या कहेंगे? तब हम इसको हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस कहेंगे। हेट्रोसिस क्या होता है? हाइब्रिड ही होता है, लेकिन कब? जब ये अच्छे गुण रखता हो। आया ना समझ में? ध्यान रखना। फिर साइब्रिड, साइब्रिड क्या होता है? ये थोड़ा नया वर्ड है। तो साइब्रिड जो होता है, अगर दो अलग अलग अनुवांशिक रूप से दो भिन्न जीवों की अगर कोशिकाएं जो होती, सेल्स, उनका जो साइटोप्लाज्म या जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, उसको अगर हम मिलाकर क्या बनाएं, एक नया जीव अगर बनाएं, तब हम इसको क्या कहेंगे? तब हम इसको साइब्रिड कहेंगे। मीन्स कोशिका द्रव के बीच में कराया जाने वाला संकरण। संकरण वही है, बस केवल क्या, आपने दो अलग अलग जेनेटिकली जो दो डिफरेंट सेल्स है उनको आपने क्या कराया? क्रॉस कराया। होमोजाइगस, तो होमोजाइगस जब किसी जीव के अंदर किसी कैरेक्टर को मेंटेन करने वाले दोनों एलील सेम हो, जैसे ये दोनों एलील टीटी सेम है, कैपिटल है, या फिर दोनों एलील स्मॉल टीटी हो, तब हम इसको क्या कहेंगे? तब हम इसको कहेंगे होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस क्या होता है? जब किसी जीव के अंदर दोनों जो एलील है, जीन के दोनों एलील, वो कैसे हों? वो अलग अलग हों, मतलब अलग अलग एक दूसरे से विपरीत हों। ऐसी स्थिति में हम ऐसे जीन को कहेंगे हेट्रोजाइगस जोड़ा। क्लियर। तो ये कुछ डेफिनेशन है, इनको ध्यान रखना, ये काफी काम में आएगी आपकी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द सब्सटेंस गिवन बिलो इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए? निम्न में से कौन सा पदार्थ आरएनए में नहीं पाया जाता? फटाफट बताओ भैया, क्या आंसर होनी चाहिए आपके? आरएनए में कौन सा आपको पता होना चाहिए। मैं दोनों चीजें क्लियर कर दूं। डीएनए के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन से? तो सबको पता है भैया, अधिकतर लोगों को पता है। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, आप सभी को पता है। दूसरा अगर देखो तो आरएनए के अंदर, आरएनए की जब बात करते हैं तो आरएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। केवल अंतर किसका होता है? तो यहाँ अंतर ये होता है, ये। क्लियर। बाकी सेम होता है, नाइट्रोजन बेस सेम होते हैं। अंतर किसका होता है? तो डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो यहाँ आपको पूछा है कि आरएनए में कौन सा नहीं पाया जाता, तो आरएनए में कौन सा नहीं पाया जाता है? सीधी सी बात है भैया, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर। अगर यहाँ डीएनए वाला अगर क्वेश्चन होता तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर आता है यूरेसिल। क्लियर। बाकी तो सब होते हैं। क्लियर। राइबोस होता है, राइबोस शर्करा है, पेंटोस शर्करा, फॉस्फेट, इसमें फास्फोरिक एसिड भी होता है। क्लियर। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब मैं आपको थोड़ा सा डीएनए आरएनए के बारे में फिर बता देता हूं। वैसे तो आप लोगों ने काफी पहले भी पढ़ चुके हो। क्लियर। तो एक बार और देख लेते हैं। डीएनए
डबल स्ट्रैंड होता है, 2 धागों का बना होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2 धागे आपको दिख रहे हैं डीएनए के, डबल स्ट्रैंड। क्लियर? आप सभी को पता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया है वो वाटसन और क्रिक ने दिया है। किसने? वाटसन और क्रिक ने। इस चीज को ध्यान रखना। यहां पर अगर देखो तो डीएनए की यूनिट आप सभी को पता है क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। क्या होती है? तो डीएनए की इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना, न्यूक्लियोटाइड डीएनए की इकाई होती है। ये जो डीएनए के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल जुड़कर क्या करते हैं? ये डबल स्ट्रैंड 2 धागे की संरचना बना रहा है। मैंने आपको बताया था जो 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनके बीच का जो गैप होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, और 2 हेलिक्स के बीच का जो गैप होता है वो आप सभी को पता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। साथ ही साथ इसका जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है डायमीटर, और रेडियस कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो डीएनए के बारे में तो काफी कुछ चीजें आपको पता है। क्लियर? इसमें 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन से? एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये है एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इसमें ध्यान रखना, एडिनिन हमेशा किससे जुड़ता है? तो एडिनिन हमेशा जुड़ता है थाइमिन से, और आपका जो ग्वानिन जुड़ता है वो साइटोसिन से जुड़ता है। ये 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है एडिनिन और थाइमिन, और ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखना, डीएनए के अंदर कौन सा बंध होता है? तो डीएनए में हाइड्रोजन बंध होता है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। हाइड्रोजन बंध कहाँ कहाँ होता है? तो हाइड्रोजन बंध जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े, जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े। तब हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़े, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े और हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन बंध बनता है। और हाइड्रोजन बंध फिर यहां पर जो हाइड्रोजन बंध होता है आप सभी को पता होना चाहिए, तो हाइड्रोजन बंध यहाँ डीएनए के अंदर है। साथ ही साथ प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, द्वितीयक संरचना होती है, उसमें भी हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध बनता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पर अगर हम देखें तो डीएनए के बाद अगर आप आरएनए को देखोगे तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। क्लियर? आरएनए के अंदर भी पेंटोस शर्करा होती है, लेकिन कौन सी? राइबोस पेंटोस शर्करा होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो डीएनए का काम होता है, ये जेनेटिक मटेरियल है, और ये जो होता है ये मैसेंजर का काम करता है, सूचना पहुंचाने का काम आरएनए करता है। लेकिन जो प्लांट वायरस होते हैं उसमें डीएनए नहीं होता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? आरएनए। इस चीज को ध्यान रखना। तो आरएनए कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जेनेटिकली और नॉन जेनेटिकली। क्लियर? जो जेनेटिक आरएनए होता है वो किस में होता है? केवल प्लांट वायरस के अंदर ही होता है। क्लियर? नॉन जेनेटिक आरएनए कौन से? 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है भैया। ये चीज को ध्यान रखना। यहाँ पर एक सेंट्रल डोग्मा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर एक दिशीय संचार को दर्शाया जाता है, जिसको क्रिक ने खोजा था, और यह सेंट्रल डोग्मा होता है। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? तो शरीर के अंदर जो सूचना का प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है। डीएनए से क्या बनता है? तो डीएनए से बनता है आरएनए, और डीएनए से जब आरएनए बनता है तब हम इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तब हम इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। इंग्लिश में ही आपको याद करना पड़ेगा ये। फिर दूसरा अगर देखो तो कभी कभी क्या होता है कि ये डीएनए से वापस आरएनए भी बन जाता है। जैसे ब्रेन ट्यूमर सेल्स जो होती है उनमें डीएनए से वापस रिवर्स होने लग जाता है, आरएनए का निर्माण होने लग जाता है, तब हम इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहां पर अगर देखो तो पुराने डीएनए से नया डीएनए जब बनता है तब इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। तो इस प्रकार एक दिशीय संचार होता है, इसको ध्यान रखना आप। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये चीजें काफी कुछ आप पहले भी रिवाइज कर चुके हो, देख चुके हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट? निम्न में से कौन C4 पौधा है? बताना है आपको, आंसर देना है। कौन सा C4 प्लांट होता है? फटाफट आंसर दो। ठीक, देखते हैं हम यहाँ पर जो आंसर है C4 प्लांट, तो सबसे बेस्ट वैसे भी आपको पता होगा भैया, C4 प्लांट की जब बात करते हैं तो गन्ना और मक्का पहले आता है। आया ना समझ में? कौन सा? गन्ना और मक्का। गन्ना और मक्का ये C4 प्लांट के सबसे अच्छे एग्जाम्पल या उदाहरण माने जाते हैं। और गन्ना जो होता है ये प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक पौधा
होता है। कौन सा? शुगर केन, गन्ना। इस चीज को ध्यान रखना, मतलब शुगर केन का वाटर कंजप्शन जो कैपेसिटी होता है वो भी हाई होता है। क्लियर? मतलब कम से कम पानी में भी गन्ना आसानी से ग्रोथ कर लेता है। क्लियर? वाटर यूज इफिशियंसी ज्यादा है इसकी, जल उपयोग दक्षता, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग दक्षता भी गन्ने की सबसे ज्यादा होती है। इसलिए सबसे अच्छा प्रकाश प्रवर्तक पौधा, क्लियर, प्रकाश प्रवर्तक मतलब लाइट को ज्यादा से ज्यादा केमिकल एनर्जी में चेंज करने की कैपेसिटी ये किसके अंदर? शुगर केन या गन्ने के अंदर होती है। तो ये चीज ध्यान रखना। C4 प्लांट गन्ना है। यहां पर हम देखते हैं भैया, गन्ना जो होता है इसके अंदर कौन सा चक्र चलेगा? तो इसके अंदर C4 चक्र चलेगा। C4 चक्र काफी बार मैं आपको बता चुका हूं। C4 पौधों के अंदर CO2 का ग्राही कौन होता है? तो CO2 का ग्राही होता है पेप। क्लियर? और पहला बनने वाला स्थायी उत्पाद कौन सा होता है? तो वो होता है OAA या DCA। क्लियर? ये पहला बनने वाला उत्पाद होता है। C4 चक्र को किसने खोजा था? तो C4 चक्र को खोजा था H और श्लेक ने। किसने? H और श्लेक ने। जब C3 चक्र की बात आती है तो C3 चक्र में CO2 का ग्राही कौन सा होता है? RUBP। और पहला बनने वाला स्थायी उत्पाद क्या होता है? तो PGA 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, CO2 ग्राही। यहाँ पर भी ये भी जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? ये CO2 का ग्रहण हो रहा है। आया ना समझ में? यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ आपका एंजाइम लगता है रुबिस्को। ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। यहाँ पर भी अगर देखो तो आपका एंजाइम कौन सा लगता है? पेप्को। क्लियर? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो ये एंजाइम्स के बारे में ध्यान रखना, ये अधिकतर आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहा है। इनमें अगर देखो तो क्रांज आकारी की पाई जाती है, आप सभी को पता है भैया, क्रांज आकारी की। क्लियर? C4 पौधों के अंदर पाई जाती, मतलब इसमें दो भाग मिलकर क्या होता है? दो भागों में मिलकर कौन सी क्रिया? तो पूरा C4 चक्र चलता है। एक होता है मीजोफिल सेल्स और दूसरा होता है बंडल शीथ। क्लियर? मोती के माला के समान ये कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती है, इसीलिए इसको क्रेंज आकारी की या क्रांज आकारी की भी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। ये C4 चक्र। C3 की अगर बात करें तो इसको खोजा है केल्विन और बेंसन ने, इसलिए C3 चक्र को केल्विन बेंसन चक्र भी कहा जाता है। C3 चक्र के सबसे अच्छे उदाहरण ध्यान रखना भैया कौन कौन से हैं? तो इसके सबसे बेस्ट उदाहरण गेहूं और धान। क्लियर? इसका अगर बोले तो गन्ना ये अधिकतर पूछा गया, और मक्का ये ज्यादा करके पूछा जाता है। और जितने भी जीरोफाइट्स होते हैं या मरुस्थलीय प्लांट होते हैं वो किस में आते हैं? वो केम चक्र के अंदर आते हैं। और केम चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य है नमी या मॉइस्चर को कंजर्व करना या नमी को सुरक्षित रखना। जितने भी मरुस्थलीय प्लांट है या सकुलेंट प्लांट है जिनको जीरोफाइट्स कहा जाता है वो सभी में केम चक्र चलता है। तो ये तीनों चक्र हमने डिस्कस किए हैं, पहले भी डिस्कस किए हैं, एक बार रिवाइज हो गया आपका। चलते हैं। हाँ, साइसर एरिटिनम इज अ बोटनिकल नेम ऑफ, फटाफट बताओ, साइसर एरिटिनम किसका वनस्पतिक नाम है? हर किसी का आंसर बिल्कुल जो है करेक्ट है, साइसर एरिटिनम। क्लियर? किसका वनस्पतिक नाम है? तो ये है चना। किसका वनस्पतिक नाम है? चना। तो आंसर आपका जो है वो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? वो है करेक्ट। साइसर एरिटिनम सभी को पता है भैया, ग्राम या चना। चना को निरोगी अनाज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है निरोगी अनाज? हेल्दी फूड। कारण? क्योंकि इसका सेवन करने से व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। क्या कारण है? क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, इसीलिए इसको निरोगी अनाज भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर देखो तो चना आप सभी को पता है भैया रबी की फसल होती है। कौन से सीजन की? रबी की एक इंपोर्टेड दलहनी या पल्स क्रॉप होती है। और चने के अंदर प्रोटीन, पिछले वीडियोस में आपने देखा है 21.1% प्रोटीन चने के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर अगर देखो तो चने दो प्रकार के होते हैं। एक चना होता है काबुली चना, ये काबुली चना सबको दिख रहा है, क्लियर, जिसको डॉलर चना कहा जाता है। इसका अगर हम देखें तो वनस्पतिक नाम साइसर काबुलियम होता है। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 16 होता है। लेकिन यहाँ मोस्ट आईएमपी है इसकी वेराइटीज बहुत पूछी गई है। तो C104 बहुत पूछी गई है, फिर L550, ये दो वेराइटी ऐसी है जो ज्यादा करके पूछी जाती है।
क्लियर। यहां पर इसका सीड इंडेक्स देखें, सीड इंडेक्स क्या होता है, 100 दानों का वजन। इसके 100 दाने अगर हम लें, अच्छा एक तो सीड इंडेक्स होता है, एक और होता है 1000 दानों का वजन। क्लियर। 1000 दानों का वजन जो होता है उसको टेस्ट वेट कहा जाता है। जो छोटे अनाज के दाने होते हैं तो छोटे अनाज के दानों के लिए किसका उपयोग करते हैं, उसके लिए टेस्ट वेट का उपयोग करते हैं, है ना समझ में। और जो बड़े दाने वाली जो फसलें होती है उनके लिए सीड इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर चने का सीड इंडेक्स 26 ग्राम है, मतलब 100 दानों का वजन चने का कितना निकलेगा, 26 ग्राम निकलेगा। दूसरा अगर देखो तो देसी चना, जिसको भूरा चना या ब्राउन ग्राम भी कहा जाता है, इसका नाम है साइसर एरिटिनम, जो क्वेश्चन में आपको पूछा था। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 2n बराबर 14 क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। इसकी भी किस्में खासकर पूछी जाती है, जैसे अवरोधी है, राधे है, चाफा, गिरनार, गौरव, अमर, विश्वास, अजय, उदय, ये किस्में इसमें से अवरोधी, राधे और गिरनार ये ज्यादा करके पूछी जाती है। इसका भी अगर सीड इंडेक्स अगर हम देखें तो 17 से 25 ग्राम के बीच में इसका सीड इंडेक्स होता है, मतलब 100 दानों का वजन होता है। यहाँ पर एक क्रिया और होती है, निपिंग, या जिसको क्या कहा जाता है, चने में खुटाई करना। तो ये खुटाई या निपिंग क्या होता है, तो जब चने का पौधा 10 से 12 सेंटीमीटर का हो जाता है या फिर 30 से 40 दिन का हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो ऊपर वाली जो टर्मिनल बड होती है, जिसको एपिकल बड कहा जाता है, या शीर्ष कलिका, उस शीर्ष कलिका को तोड़ दिया जाता है। क्यों करते हैं ऐसा, ताकि पार्श्व शाखाएं ज्यादा से ज्यादा निकले। इससे क्या होगा, इससे ऑक्सीन का जो एपिकल डोमिनेंसी या शीर्ष प्रभाविता जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीन बनता है सबसे ऊपर और आपने शीर्ष कलिका या एपिकल बड को तोड़ दिया है। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीन का प्रभाव कम हो जाएगा और साइटोकाइनिन का प्रभाव बढ़ जाएगा और पार्श्व कलिकाएं ज्यादा से ज्यादा निकलेगी, जिससे कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी, फलियां ज्यादा से ज्यादा बनेगी। इसके लिए राजस्थान में तो सीधा होता है भैया, भेड़ को उस खेत में से गुजार देते हैं, और नहीं तो हाथ से भी तोड़ सकते हो। एक टीबा करके आता है केमिकल, इसका उपयोग भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो। 75 ppm इसका सॉल्यूशन बनाकर आप अगर फसल पर छिड़काव कर दोगे तो शीर्ष कलिका सूख जाती है, पार्श्व कलिकाओं की ग्रोथ होने लगती है। ध्यान रखना। इसके अलावा चने के अंदर कौन सा जर्मिनेशन होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चने में कौन सा जर्मिनेशन होता है, तो अधोभूमिक जर्मिनेशन होता है, मीन्स हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन मतलब जिसमें बीज के बीज पत्र जमीन के नीचे ही होते हैं और उसका जो भ्रूण होता है वो वृद्धि करके ऊपर निकलता है। क्लियर। कोटिलीडन नीचे ही रह जाते हैं। दूसरा अगर देखें तो इपीजियल जर्मिनेशन, मतलब ऐसे बीज या ऐसा जर्मिनेशन जिसमें कि कोटिलीडन क्या होते हैं, जर्मिनेशन के बाद में ऊपर निकलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे कॉटन के अंदर होता है, नीम के अंदर होता है, अरंडी के अंदर होता है, कौन सा जर्मिनेशन होता है, इपीजियल। चने के अंदर, मटर के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें आपको हाइपोजियल जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। एक ही साथ इसमें आपको पता है कि ये जो चना होता है इसमें विल्ट या उखटा रोग, क्लियर, ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये किससे होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नामक जो फंगस या फफूंद होती है उसके कारण यहाँ पर विल्ट या उखटा रोग होता है। तो ये चने के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया है, हो सकता है आपको पता हो लेकिन रिवाइज भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूसा जय किशन इज ए वेराइटी ऑफ। पूसा जय किशन किसकी किस्म है, ये आपको बताना है। फर्स्ट है गेहूं या व्हीट, सेकंड है धान या राइस, थर्ड है मस्टर्ड या सरसों, और नेक्स्ट है मेज या मक्का। फटाफट बताओ क्या होना चाहिए आंसर। पूसा जय किशन किसकी किस्म है, चलो हो गया आंसर। देखते हैं। पूसा जय किशन, पूसा जय किशन बिल्कुल अधिकतर लोगों का करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर है, सी, सरसों या मस्टर्ड की। क्लियर। पूसा जय किशन किसकी वैरायटी है, वो है मस्टर्ड या सरसों की। सरसों या क्रूसीफेरी फैमिली की आपको विशेषता पता है, पुराने लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। क्रॉस रूपी दलपुंज होता है, साथ ही साथ क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर तीखापन होता है, वो जिसको पंजेंसी कहा जाता है। इसका कारण ग्लूकोसिनोलेट नामक जो यौगिक होता है वो इसके पंजेंसी का कारण होता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, सिनिग्रीन यौगिक होता है। तो ये ध्यान रखना, ये क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर आता है, या जिसका नया नाम है ब्रेसिकेसी फैमिली। मस्टर्ड की ये वैरायटी होती है।
चलो नेक्स्ट। हाँ, सुफला इज ए वेराइटी ऑफ, सुफला किसकी जाति है? सुफला प्रजाति है, बताओ किसकी है? परसेंट करो, देखते हैं हम यहाँ पर। सुफला जो है वो ब्राउन मस्टर्ड की वैरायटी होती है, किसकी? भूरी सरसों की। आया ना समझ में? जिन्होंने भी बी वाला आंसर दिया है वो रॉन्ग है। क्लियर? सुफला ब्राउन मस्टर्ड की वैरायटी या किस्म है। आप ध्यान रखना भैया, सुफला किसकी वैरायटी होती है? तो सुफला वैरायटी जो है वो भूरी सरसों या ब्राउन मस्टर्ड की वैरायटी है। चलो ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, शुभ्रा, श्वेता और गौरव प्रजातियां है। क्लियर? बताओ किसकी वैरायटी है? शुभ्रा, श्वेता और गौरव। इंग्लिश में पढ़ लो भैया, यहां पर थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा है ये श्वेता है। क्लियर? ये आप देख लो, शुभ्रा, श्वेता और गौरव। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्स में, तो ये ध्यान रखना भैया, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। क्लियर? गौरव चने की भी है और अलसी की भी है, ये ध्यान रखना। तो श्वेता, शुभ्रा और गौरव, आप गौरव से कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो गौरव जो है वो चने की भी है और अलसी की भी है, दोनों की वैरायटी होती है। तो यहां ध्यान रखना भैया, शुभ्रा, श्वेता, ये दोनों वैरायटी किसकी है? लिनसीड या अलसी की है, और गौरव नाम की वैरायटी भी अलसी की होती है। तो आप गौरव को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। अमर सिंह जी ग्राम बोल दिए, गौरव अभी चूंकि थोड़ी देर पहले गया इसलिए उन्होंने भी ग्राम बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम बोल भी दिया है, अब ध्यान रखना।